रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के एक प्रवक्ता ने बताया कि संघर्ष में शामिल सभी पक्षों का दायित्व है कि वे घायलों और उनकी देखभाल करने वालों दोनों का सम्मान और सुरक्षा करें। ICRC ने कहा कि यदि एक पक्ष उसी लक्ष्य पर दोबारा हमला करने का विकल्प चुनता है तो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुसार उन्हें विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है, जब पहले उत्तरदाता घायलों को निकालने की कोशिश कर रहे हों। रूस ने पहले सीरिया में भी यही रणनीति अपनाई थी, जहां उसके सैनिकों ने 2015 और 2017 के बीच सरकार विरोधी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस मामले में उसने नागरिक सुरक्षा समूह व्हाइट हेलमेट्स के बचाव कर्मियों को निशाना बनाया था। व्हाइट हेलमेट्स के प्रमुख रायद अल-सालेह कहते हैं, 2015 में रूस के हस्तक्षेप के बाद से हमने ऐसे सैकड़ों मामलों का दस्तावेजीकरण किया है। सच कहूँ तो जब सैन्य अभियानों की बात आती है तो रूसी सेना में कोई नैतिकता नहीं है। वह नागरिकों की इच्छा को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित करती है। रूस ने स्पष्ट रूप से डबल टैप को अस्वीकार नहीं किया है, लेकिन उसने बार बार इस बात से इनकार किया है कि उसका उद्देश्य नागरिक लक्ष्यों को निशाना बनाना है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जनवरी में कहा, हमारी सेना सामाजिक सुविधाओं और आवासीय इलाकों पर हमला नहीं करती है और नागरिकों पर हमला नहीं करती है, लेकिन पूरे यूक्रेन के कस्बों और शहरों में स्थिति इसके विपरीत है। जापोरिजिया में ऐसे ही एक हमले में घायल पत्रकार किरा ओवेस कहती हैं, वे हम में से अधिक लोगों को मारने के लिए डबल टैप का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वे असफल होंगे क्योंकि यूक्रेनियन बचे हुए हैं। हम जीतेंगे। अमेरिका में हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने $95 बिलियन के संयुक्त विधेयक को पारित करने के बजाय, जिसे पहले से ही सीनेट की मंजूरी मिल चुकी है, यूक्रेन की सैन्य सहायता को इजराइल और ताइवान के लिए अन्य सहायता से अलग करने के प्रस्ताव का अनावरण किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने सदन से सीनेट फंडिंग पैकेज को तुरंत लेने का आह्वान किया, उन्हें यह अभी करना होगा। जॉनसन ने जोर देकर कहा कि सदन इसके बजाय इस सप्ताह यूक्रेन, इजराइल और इंडो पैसिफिक सुरक्षा के लिए अलग अलग विधेयकों पर विचार करेगा। जॉनसन ने कहा कि नए हाउस बिल सीनेट बिल के समान ही विदेशी सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन इसमें ऋण के रूप में कुछ सहायता सहित मतभेद शामिल होंगे। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह और अनावश्यक देरी के समान है, क्योंकि सीनेट विधेयक 2 महीने पहले पारित किया गया था। सीनेट डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने कहा, अगर हाउस रिपब्लिकन सीनेट के पूरक खर्च विधेयक को फर्श पर रखते हैं तो मेरा मानना है कि यह आज पारित हो जाएगा, आज रात राष्ट्रपति के डेस्क तक पहुंच जाएगा और इजराइल को कल तक आवश्यक सहायता मिल जाएगी। अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के युद्ध का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए बेलारूस की 12 संस्थाओं और 10 व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया है। ट्रेजरी विभाग ने कहा कि लक्षित संस्थाओं में एक मशीन टूल बिल्डिंग फर्म, बेलारूस सशस्त्र बलों के लिए नियंत्रण प्रणाली बेचने वाली एक कंपनी और रेडियो संचार उपकरण बनाने वाली एक अन्य कंपनी शामिल थी। एसोसिएटेड प्रेस ने बताया है कि बड़े पैमाने पर आक्रमण के बाद से रूसियों की ओर से शरण के दावों में वृद्धि हुई है, जिनमें वीरान सैनिक भी शामिल हैं, लेकिन कुछ ही लोग सुरक्षा हासिल कर पा रहे हैं। अनुरोधों को संभालने वाले फ्रांसीसी कार्यालय के अनुसार फ्रांस में शरण अनुरोध 2022 और 2023 के बीच 50% से अधिक बढ़ गए, कुल मिलाकर लगभग 3,400 लोग। 2023 में जर्मनी को रूसी नागरिकों से पहली बार 7,663 शरण आवेदन मिले, जो 2022 में 2,851 से अधिक है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा गश्ती अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2023 में अमेरिकी सीमाओं पर 57,000 से अधिक रूसियों का सामना करना पड़ा, जो वित्तीय वर्ष 2021 में लगभग 13,000 से अधिक है। स्वतंत्र रूसी मीडिया आउटलेट मीडियाजोना ने सितंबर 2022 से देश छोड़ने वाले सैनिकों के खिलाफ रूसी अदालतों में 7,300 से अधिक मामलों का दस्तावेजीकरण किया है। एपी ने कहा कि 2023 में परित्याग के मामले 6 गुना बढ़ गए। रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत के बाद से देश के दूसरे सबसे बड़े शहर को लगभग लगातार निशाना बनाया गया है, लेकिन यह समय सामान्य से भी बदतर था, क्योंकि जब बचाव कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे तो दूसरी बार हमला हुआ।
उनमें से 3 की मौत हो गई। अगले शुक्रवार को यह फिर से हुआ जब रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में एक प्रमुख शहर जापोरिजिया पर हमला किया। बचावकर्मी और पत्रकार घटनास्थल पर पहुंचे और फिर 2 और मिसाइलें गिरी। कुल मिलाकर 4 लोग मारे गए और 20 से अधिक घायल हो गए, जिनमें 2 स्थानीय पत्रकार भी शामिल थे। खार्किव और जापोरिजिया दोनों हमलों में डबल टैप नामक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जब एक प्रारंभिक हवाई हमले के बाद दूसरा हमला होता है, जिसमें घायलों की मदद करने की कोशिश कर रहे बचावकर्मियों की मौत हो जाती है। रूस पहले भी इस तरह का दोहरा हमला कर चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मार्च में दक्षिणी शहर ओडेसा में एक इमारत पर हमला, जिसमें 20 लोग मारे गए, एक दोहरा हमला था और उन्होंने इसे कायरता का घृणित कार्य कहा। खार्किव क्षेत्र के गवर्नर ओलेह सिनेहुबोव ने यूक्रेनी मीडिया को बताया कि रूस ने अपने लक्ष्यों पर दिन रात बार बार हमले करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, कब्जाधारी नागरिक बचाव कर्मियों और अन्य कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए डबल टैप की रणनीति का उपयोग कर रहे हैं, जो घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचते हैं।